शुभाशीष बच्चों, आज की इस डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो कहिए बच्चों, आप कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप बहुत प्रसन्न और कुशल होंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चित्र दिखाता हूँ। यह आपकी पाठ्यपुस्तक का मुखपृष्ठ है, जिसका नाम सुगंध एक है। तो आगे चलिए बच्चों, अगला चित्र देखिए ध्यान से। क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? एक जानवर। कौन सा जानवर है बच्चों? कुत्ता। कुत्ता बहुत ही विश्वसनीय जानवर माना जाता है। यहाँ पर कुत्ता अपने मालिक के घर की रक्षा कर रहा है, यानी यह बहुत ही वफादार जानवर माना जाता है। आजीवन वह अपने मालिक की रक्षा करता रहता है। और एक अगला चित्र देखिए बच्चों। हाँ, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक बहुत बड़ा लक्कड़ है और इसे छोटी छोटी चींटियाँ उठाने का प्रयास कर रही हैं। मानी चींटियाँ हमको एकता की सीख देती हैं। बहुत ही कमज़ोर प्राणी होने पर भी ये क्या करती हैं? सब मिलकर अपने कठिन कार्य को भी सरल कर लेती हैं। अगले चित्र में देखिए, ये भी चींटियाँ हैं। चींटियाँ देखिए जो एक ही कतार में जा रही हैं। इससे भी हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं, कतार में जाने की शिक्षा। आगे चलिए बच्चों, मैं और कुछ चित्र आपको बताता हूँ। आपके पाठ्यपुस्तक में यह चित्र है, आपने देखा है। उन्मुखीकरण के अंतर्गत यह चित्र आपको दिखाई देगा। चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, एक विशाल सागर है। सागर के बीच में एक नाव है। नाव में दो नाविक हैं, वे मछलियां पकड़ रहे हैं। तो इनके जीवन से भी, यानी मछुआरों के जीवन से भी हमें संदेश मिलता है। वे मछलियों को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कई कठिनाइयों का सामना वे करते हैं। तो इनसे हमें अच्छा सा एक संदेश मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करके जीवन को सफल कर लेना चाहिए। तो इस चित्र का विश्लेषण आप सुन चुके हैं बच्चों। इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, उनके उत्तर ध्यान से सोच समझ कर दीजिए। पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आपने चित्र देखा है और चित्र विश्लेषण भी आपने सुना है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों चित्र में? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। चित्र में विशाल सागर दिखाई दे रहा है। चित्र में विशाल सागर दिखाई दे रहा है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए। सागर के बीच में आपको क्या दिखाई दे रही है? सागर के बीच में आपको क्या दिखाई दे रही है? सोचकर उत्तर दीजिए बच्चों। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक उत्तर दिया है। सागर के बीच में एक नाव दिखाई दे रही है। सागर के बीच में एक नाव दिखाई दे रही है। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए। नाविक क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने सुना है, मैंने चित्र का विवरण दिया है आपको। ध्यान से सोचिए बच्चों, मैंने आपको चित्र का विवरण दिया है, आप लोगों ने सुना है। ध्यान से सोचकर उत्तर दीजिए, नाविक क्या कर रहे हैं? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। नाविक मछलियाँ पकड़ रहे हैं।
नाविक क्या कर रहे हैं? मछलियां पकड़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके पर्दे पर है बच्चों, मछुआरों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मछुआरों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। मछुआरों से हमें कठिनाइयों का सामना धैर्य से करने की शिक्षा मिलती है। मछुआरों से हमें कठिनाइयों का सामना धैर्य से करने की शिक्षा मिलती है। तो अब हम विषय की ओर जाएंगे बच्चों। प्रकृति की सीख नामक पाठ है। तो बच्चों, अभी अभी हमने जो चित्र देखा है उससे हम यह जान चुके हैं कि जानवर यानी कुत्ता, चींटी, ऐसी छोटी छोटी प्राणियां भी हमको कुछ न कुछ सीख दे रहे हैं, यानी उससे हमको शिक्षा मिल रही है। तो बेजान प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ संदेश देती है। तो चलिए आज हम प्रकृति की सीख नामक पाठ को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पाठ का नाम आपके पर्दे पर दिखाई दे रहा है, प्रकृति की सीख कविता पाठ है। तो पाठ में प्रवेश करने से पहले हमें कवि के बारे में जानना चाहिए बच्चों। कवि परिचय पर ध्यान देंगे। हाँ, तो ये कवि का चित्र है। प्रकृति की सीख नामक कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। ये उनका ही चित्र है। पहले चित्र से आप परिचित हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में यह चित्र दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, उनका जीवन परिचय जानेंगे। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और संस्कृत का भी अध्ययन किया। वे गांधीवादी तथा राष्ट्रप्रेम धारा के कवि माने जाते हैं। भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, कुनाल और बांसुरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत सरकार ने इन्हें 1969 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1988 में इनकी मृत्यु हुई। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ्यांश की ओर प्रकाश डालेंगे। कविता इस प्रकार है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिरकर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों, यह कविता है। इस कविता को हम अब रागात्मक ढंग से गाएंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों। कविता इस प्रकार है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, उठ उठ गिर कर तरल तरंग। भर लो अपने मन में, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग,
मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। हाँ, तो प्यारे बच्चों, कविता आपने सुनी है ना। इस कविता को और भी दूसरे ढंग से गा सकते हैं, यह भी एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहरा कर, मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है। उठ उठ गिर कर तरल तरंग, उठ उठ गिर कर तरल तरंग। भर लो मन में अपने मीठे मीठे मृदुल उमंग, मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता को अपने अपने सुर में गा सकते हैं आप अपने अध्यापक की सहायता लेकर इस कविता को विभिन्न ढंग से गा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम इस कविता के कठिन शब्दों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए, कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है बच्चों। पहला शब्द है शीश। शीश का अर्थ है सिर। इससे हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं, देश की सेवा में शीश झुकाना चाहिए। इस प्रकार आप अपने अपने कई वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है तरल तरंग, यानी इसका अर्थ है चंचल लहर। इससे भी वाक्य प्रयोग इस प्रकार किया गया है बच्चों। तरल तरंग मन को लुभाती है, तरल तरंग मन को लुभाती है। लुभाती है मानी आकर्षित करती है। अगला शब्द है मृदुल। मृदुल का अर्थ है कोमल। इससे भी वाक्य प्रयोग किया गया है बच्चों। गुलाब के फूल मृदुल होते हैं। गुलाब के फूल कैसे होते हैं? मृदुल होते हैं। अगला शब्द है नभ। नभ मानी आकाश। नीला नभ सुंदर लगता है। तो आगे चित्रों को देखिए बच्चों। आपको इस चित्र में एक ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने कविता में पढ़ा है कि ऊंचा पर्वत हमको कुछ न कुछ सीख दे रहा है। क्या सीख दे रहा है? ऊंचे बनने का सीख दे रहा है, यानी जीवन में प्रगति करने की सीख। यानी यह पर्वत हमें कहता है कि जीवन में प्रगति करो। अगले चित्र में देखिए बच्चों, सागर है, विशाल सागर, गहरा सागर है। यह सागर हमें मन में गहराई लाने की बात कहता है, यानी मन में अच्छी भावनाओं को भरना, अच्छी भावनाओं का विकास करना। लिखित सारांश इस प्रकार से है, देखिए बच्चों। ऊंचा पर्वत हमें जीवन में प्रगति करने और महान बनने का संदेश देता है। समुद्र हमें मन में गहराई लाने को कहता है, अर्थात मन में
अच्छी भावनाओं का विकास करने को कहता है। अगले चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ लहर दिखाई दे रही है। कविता में प्रस्ताव हुआ है, तरल तरंग क्या कहती है? मन में आशाएं, उमंग, मीठे मीठे उमंग भरने के लिए कहती है। तो इससे संबंधित भाव आपके पर्दे पर दिखाई दे रहा है। सागर की चंचल लहर हमें अपने मन में मधुर आशाएं भर लेने का संदेश देती है। मन की आशा को सफल करने के लिए मनुष्य सदा प्रयत्न करना चाहिए। अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि धरती है, यानी धरती माँ, हम इसे धरती माँ भी कहते हैं। यह हमारा बोझ ढो रही है, यानी भूमि हमें यह संदेश देती है कि जितना भी भार हो, जितना भी कष्ट हो, उसे हम सहकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे संबंधित भाव, धरती माँ धैर्य से दुनिया का बोझ ढोती है, अर्थात हमें भी जीवन में हर कठिनाइयों का सामना धैर्य से करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आगे और भी एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जो गहरा आसमान आपको दिखाई दे रहा है, जो नीला आसमान है। तो इससे भी हमें संदेश मिलता है। आसमान हमें संदेश देता है कि सारे संसार को ढक लेना चाहिए, यानी जीवन में अपना नाम रोशन करना चाहिए। इससे संबंधित भाव यहाँ पर है, अनंत आकाश की तरह हमें भी अपना यश दुनिया भर में व्यापित करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का सारांश जान चुके हैं। तो मैं अब आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो प्रश्न सारांश से संबंधित है। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, जीवन में ऊंचे बनने का संदेश कौन देता है? हमने सारांश में पढ़ा है, जीवन में ऊंचे बनने का संदेश कौन देता है? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। जीवन में ऊंचे बनने का संदेश पर्वत देता है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है बच्चों, ध्यान से देखिए। सागर क्या कहता है? सागर हमसे क्या कहता है, यानी क्या संदेश देता है सागर? ध्यान से सोचकर इसका उत्तर दीजिए बच्चों। आप लोगों ने ठीक उत्तर दिया है। सागर मन में गहराई लाने को कहता है। सागर मन में गहराई लाने को कहता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तरल तरंग क्या कहती है? तरल तरंग क्या कहती है? आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों। तरल तरंग मन में मृदुल उमंग भरने को कहती है। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों, पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? इसका उत्तर है, पृथ्वी हमें धीरज धर लेने का संदेश देती है। तो अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, संसार को कौन ढक लेता है? संसार को कौन ढक लेता है? सोचिए बच्चों, सोचकर इसका उत्तर दीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। संसार को नभ ढक लेता है, यानी संसार को आकाश ढक लेता है। तो बच्चों, हम लोगों ने अब तक सारांश जाना है। सारांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों ने ठीक उत्तर दिए हैं। तो अब हम इस कविता से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत कविता के आधार पर उचित क्रम दीजिए। बच्चों, यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य सही क्रम में नहीं है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उन्हें क्रम देना चाहिए। पहला वाक्य देखिए, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ो। दूसरा वाक्य, उठ उठ गिरकर तरल तरंग।
तीसरा वाक्य, नभ कहता है फैलो इतना, और अंतिम वाक्य है तुम भी ऊंचे बन जाओ। तो बच्चों ध्यान से सोचिए और सोचकर इन्हें सही क्रम दीजिए। हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। कविता की पंक्तियों का उचित क्रम इस प्रकार से है। पहला है तुम भी ऊंचे बन जाओ, दूसरा है उठ उठ गिरकर तरल तरंग, तीसरी पंक्ति है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, और अंतिम पंक्ति है नभ कहता है फैलो इतना। तो बच्चों अब हम व्याकरण से संबंधित विषय जानेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भाषा की बात। पुनरुक्ति शब्द, उसकी परिभाषा इस प्रकार से है। पुनरुक्ति का अर्थ है जो शब्द वाक्यों में दोहराए जाते हैं उन्हें पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक शब्दों से बनते हैं। तो बच्चों पुनरुक्ति शब्द के भेद भी यहाँ दिए गए हैं। पुनरुक्ति शब्द के 3 भेद हैं। पहला है पूर्ण पुनरुक्ति, और दूसरा है अपूर्ण पुनरुक्ति, और तीसरा है अनुकरणवाचक पुनरुक्ति। तो हम सबसे पहले पूर्ण पुनरुक्ति के बारे में जानेंगे। पूर्ण पुनरुक्ति, ये शब्द किसी वाक्य में 2 बार या 3 बार प्रयुक्त होते हैं, इन्हें पूर्ण पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देश देश, यानी 2 बार एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार होता है। जैसे देश देश, चलते चलते, और 3 बार भी प्रयोग हो सकता है जय जय जय। तो अगला अंश देखिए, अपूर्ण पुनरुक्ति। अपूर्ण पुनरुक्ति की परिभाषा यह है बच्चों, किसी शब्द के साथ समानुप्रास सार्थक या निरर्थक शब्द आता है तब ये दोनों शब्द अपूर्ण पुनरुक्ति शब्द कहलाते हैं। यानी पहला शब्द या दूसरा शब्द, कोई भी एक शब्द इसमें निरर्थक रहता है, एक शब्द का अर्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए आस पास, यानी इसमें निरर्थक शब्द क्या है? आस। आमने सामने, यानी इसमें निरर्थक शब्द है आमने। और देखभाल, देखभाल के अंदर पहला शब्द क्या है? सार्थक है, और दूसरा शब्द जो भाल है वह निरर्थक है। तो आदि इस प्रकार से कई शब्द आते हैं जिन्हें हम अपूर्ण पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। तो अगला अंतिम प्रकार देखिए बच्चों, अनुकरण वाचक पुनरुक्ति शब्द। किसी पदार्थ या वस्तु की यथार्थ या कल्पित ध्वनि के लिए उपयोगी शब्दों को अनुकरण वाचक पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। पुनः एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, परिभाषा इस प्रकार है, किसी पदार्थ या वस्तु की यथार्थ या कल्पित ध्वनि के लिए उपयोगी शब्दों को अनुकरण वाचक पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। जैसे झनझन, छमछम, खटखट। तो चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास के प्रश्न जानेंगे जो चर्चा वाले प्रश्न कहे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए और इनके उत्तर सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से लिखकर अपने अध्यापक से इसकी जांच करवाइए। प्रश्न इस प्रकार है, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता के अंदर आपको पहला प्रश्न दिया जा रहा है बच्चों, सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी आप कवि परिचय पढ़ चुके हैं, आपको कवि परिचय दिया गया है, तो उसके अनुसार आप कवि के बारे में अपने शब्दों में लिख सकते हैं।
दूसरा प्रश्न है, पुनरुक्ति शब्द किसे कहते हैं? पाठ में प्रयुक्त पुनरुक्ति शब्दों को पहचान कर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कविता के अंदर आपको पुनरुक्ति शब्दों का प्रयुक्त हुआ है, आप जानते हैं, उन पुनरुक्ति शब्दों को कविता से अलग कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अपने अध्यापक से इसकी जांच करवाइए। अंतिम प्रश्न है बच्चों, धरती प्रकृति का बड़ा वरदान है। इस कथन पर आप अपने विचार 5 वाक्यों में लिखेंगे। और कैसे धरती माँ प्रकृति का बड़ा वरदान मानी जाती है। तो बच्चों, प्रकृति की सीख भाग 1 पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले अंश में आपसे फिर भेंट होगी। धन्यवाद।